नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल की अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साहिल बोंडाई पर जिस अंदाज में यहूदी यानी त्यौहार के दौरान यहूदियों पर जिस तरह की फायरिंग की गई, मास शूटिंग की गई, सारी दुनिया में उसकी मजम्मत की जा रही है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये मंजर आम पर आया है कि उस हमला आवर का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर सबसे अहम खबर है और इस सिलसिले में खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना के दफ्तर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो साजिद अकरम जिसे मुल्जिम बताया गया है, जिसे हमलावर बताया गया है, जिसकी उम्र 50 साल है, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन उनके जो फर्जंद है 24 साल, वो तो अब इस दुनिया में है लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में बताए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक इस मास शूटिंग का सवाल है, आपने देखा कि एक तरफ साजिद अकरम है या फिर जावेद अकरम है, नवीद अकरम है, वो तो फायरिंग कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक शख्स भी खड़ा था, पूरे बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला कर रहा था और वो है अहमद अल अहमद। 43 साल उम्र है और 2 बच्चों का ये बाप है। और आपको बता दूं कि ये मेवा फरोश है। तो बहरहाल उसने अपनी जान खतरे में डालकर कई यहूदियों की जानें बचाई हैं और उसकी सारी दुनिया में तारीफ और सताइश की जा रही है। बहरहाल नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं साजिद अकरम की, उनका ताल्लुक हैदराबाद से बताया जा रहा है और उनके बारे में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जानिब से जो खबरें या जो तफसीलात मंजर आम पर आई है, उसमें यह बताया गया है कि 27 साल पहले वो ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए थे। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ उन्होंने हैदराबाद से बीकॉम किया। बीकॉम करने के साथ ही वो 27 साल कबल यानी नवंबर 1998 में हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए और वहाँ उन्होंने एक इतालवी जो नजाद है यानी इटालियन खातून से शादी कर ली। तो बहरहाल आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि 1998 को वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो हैदराबाद का रुख नहीं करते। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कम से कम 6 मरतबा इस 27 साल के दौरान 6 मरतबा वो हैदराबाद आए थे। लेकिन बाद में उनके ख़ानदान के साथ जो उनका राब्ता रहा वो बिल्कुल महदूद रहा। हो सकता है कि इटालियन निज़ाद उनकी बीवी की वजह से ख़ानदान ने उन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया था। तो बहरहाल साजिद अकरम के सारी दुनिया में चर्चे हैं और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि हमारा जो मीडिया है या फिर इसराइली जो मीडिया है वो किस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ सिद्दीक साहब, पाकिस्तानियों ने अब राहत की सांस ली होगी, क्योंकि पाकिस्तानियों पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा कि दहशतगर्दी का इर्तिकाब वो करते हैं और वही ऑस्ट्रेलिया में जो दहशतगर्दी हुई है वो भी पाकिस्तानियों की कारस्तानी है। लेकिन इत्तेफाक देखिए, मैं समझता हूं कि बदबख्ती है और अफसोस की बात यह है कि इस तरह का वाकया एक हैदराबादी के हाथों रोनुमा हुआ है, जबकि हैदराबाद जो होता है वो मोहब्बत, मुरब्बत, हमदर्दी और इसार और कुर्बानी का मिसाली नमूना होता है। पता नहीं किन हालात में, किन मजबूरियों के तहत उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन एक बात यह है कि मोसाद के किरदार को भी इनसे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और ऑस्ट्रेलियाई अवाम गजा में इसराइल के हाथों जिस तरह की दरिंदगी हो रही थी, जिस तरह फ़लस्तीनियों का कत्ले आम हो रहा था, जिस तरह फ़लस्तीनियों की नस्ली तत्हीर हो रही थी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत से बदला लेने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए भी इस तरह की कार्रवाई मुसाद कर सकता है और इसके लिए कई आलेकार मिल सकते हैं, कई लोगों की खिदमत हासिल की जा सकती हैं। हो सकता है कि साजिद अकरम भी मुसाद का हाथों खिलौना बन गया था। ये हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन जो कुछ भी हो, लेकिन हैदराबाद का नाम आने से बड़ी बदबख्ती की बात है रियाज साहब। जी। इन्हें ठीक है, इन्हें ये जवाज़ नहीं है कि वो फ़लस्तीनियों के कॉज के लिए वो तो मारा गया, लेकिन फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ, जो है ना, जो कुछ वहाँ पे देखा गया, उसकी वजह से जो बदज़नी बढ़ गई है, नफ़रत की जो आग बढ़ गई है, उसका एक हिस्सा है, जो है ना। नहीं हो सकता सिद्दीक साहब, मैं समझता हूँ कि वो भी नहीं हो सकता। वो भी ज़ाती मुखासिमत कुछ है। हाँ, कुछ ना कुछ हो सकता हो, क्योंकि अभी तो खैर नाम तो आ गया हो, लेकिन किस पार्टी से उसका ताल्लुक़ है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से इसका ताल्लुक़ है, क्या है, वो अभी तफसीलात अभी आनी है, जो ना। दाइश तो कह रहे हैं, लेकिन मैंने समझता कि दाइश का वो किससे ताल्लुक़ात है। वैसे भी दाइश इस कदर ताकतवर नहीं होगी, मैं समझता हूँ। बिल्कुल नहीं है, वो तो उस काबिल नहीं है। जब से सीरिया का जो जवाल हुआ है सीरिया में, तो उसका भी जवाल आ चुका है, जो है ना। अभी मैंने समझता कि वो अभी, लेकिन अभी इंक्वायरी करने पे अभी पता चलेगा कि भी वाकई इसके पीछे क्या है, एक्चुअली साजिश क्या थी, किसकी वजह से जो है ना वहाँ पे
یہ بدلہ لیا ہو وہاں پہ اس کا۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ساجد اکرم کا سوال ہے، نوید اکرم کا سوال ہے، یہ باپ بیٹے کے بارے میں ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تلنگانہ کی جانب سے جو یعنی بیان جاری کیا گیا ہے، اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ ان دونوں باپ بیٹے نے فلپائن کا دورہ کیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلپائن کے دورے میں انہوں نے کیا سیکھا ہوگا، کس نے انہیں تربیت دی ہوگی، کس نے یہ ذہن میں ڈالا ہوگا کہ ماس شوٹنگ کی جائے۔ تو بہرحال اس کے لیے تحقیقات بہت ضروری ہے، اور اس کے تانے بانے اگر موساد سے ملتے ہیں تو سمجھے یہ خطرناک بات ہے۔ حکومت آسٹریلیا کو بھی اس کا نوٹ لینا چاہیے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جہاں پر کوئی مار رہا تھا تو وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ احمد احمد انعام اس قدر برکت والا ہے کہ یہاں پر امن ہی امن ہوتا ہے، یہاں پر پیار ہی پیار ہوتا ہے۔ تو بہرحال احمد نے یہودیوں کی زندگیاں بچائی ہیں، اور خود آپ کو بتا دوں کہ آسٹریلین پرائم منسٹر البانیز جو ہیں، مسٹر البانیز، انہوں نے اس کی ستائش کی ہے، ٹرمپ نے ان کی ستائش کی اور کہا کہ جس نے یہودیوں کو مرتے ہوئے بچایا اپنی جان خطرے میں ڈال کر، یقیناً وہ ایک بہادر اور قابل احترام شخصیت ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک احمد احمد کا سوال ہے، ان پر انعامات کی بارش ہو رہی ہے، اور امریکی آپ کو بتا دوں کہ ارب پتی ہیں بل ایکمن، یہ یہودی ہے، اور اس نے بھی اعلان کر دیا ہے $1,00,000 کا یعنی احمد احمد کو دینے کا۔ اور صدیق صاحب آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران $20,00,000 جو ہے وہ جمع کیے گئے ہیں احمد احمد کے لیے۔ جی بہت بڑی ریوارڈ جو ہے نا، یہ منی ہم کہہ سکتے ہیں۔ جی جی، اور واقعی اپنی جان کو دال کے خطرے میں ڈال کے وہ جو ہے نا اس کو بچاتا ہے، تو پتہ نہیں اور کتنی اموات ہوتی ہیں، جارے نہیں بڑکے ہوتی ہیں۔ اب بہت دیکھیے زیادہ ہوتی ہے، وہاں 16 اموات ہوئی ہیں اور 40 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیگر چینج ہو جاتا، بالکل ہوتا، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کا دیکھا جائے، اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ بھی اسلام جو ہوتا ہے وہ امن پسند مذہب ہوتا ہے۔ جی ہاں جی، یعنی ایک آدھ اگر اس میں دہشت گرد نکلتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ پورے مذہب کو آپ بدنام کر دیا جائے۔ جی جی، اس کی مثال جب سامنے چاہیے نا، اس کا ہی جو اسلام کا آدمی ہے، نام جو احمد ہے، وہ خود آگے بڑھ کے جو ہے نا جانیں بچاتا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ مطلب ایک کو لے کے آپ سارے مذہب کو بدنام نہیں کر سکتے آپ جو ہے نا۔ جی جی، اور دوسری بات دیکھیے کہ احمد احمد کو اب اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے، وہاں پر ان کا علاج کیا جا رہا ہے، اور ان کی ایک سرجری ہوئی ہے جو کامیاب رہی ہے۔ اور یہ جو ہے ایک میوہ فروش ہیں، اور ان کی عمر جو ہے 43 سال ہے۔ ان کے والدین جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے بیٹے نے لوگوں کی جان بچائی ہے، اور ہمیشہ اس نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، یا کس ذات پات سے یا رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ اس نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ انسانیت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور دین اسلام نے تو انسانیت کا درس دیا ہے، اور خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے دین اسلام میں، اگر یعنی ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے دین اسلام میں، تو پھر احمد احمد نے دین اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے انسانوں کی جان بچائی ہے۔ اس نے نہیں دیکھا کہ یہ نہیں دیکھا کہ وہاں جو تہوار بنایا جا رہا تھا ہنوکا جسے کہا جاتا ہے، وہ تہوار یہودیوں کا ہے اور وہاں یہودی مر رہے تھے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے صرف یہ دیکھا کہ انسان مر رہے تھے۔ تو بہرحال احمد احمد کو بھی ہم سلام کرتے ہیں کہ اس نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا، اور ان کے ماں باپ کا کہنا ہے احمد احمد کے کہ 4 سے لے کر 5 گولیاں ان کے جسم میں پیوست ہو گئی ہیں، اب تو گولیاں تو نہیں نکالی جا سکی، تو بہرحال ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ تو یہ رہی بات، ہم نے آپ کو جو خبر سنائی ہے، پہلی خبر آسٹریلیا کے میں جو واقعہ پیش آیا، اس سلسلے میں آسٹریلیائی پولیس پوری طرح تحقیقات کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حیدرآباد میں ان کے جو رشتہ دار ہے، پولیس ان سے کس طرح رابطہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ احمد احمد سے ان کے رابطے یعنی کنٹیکٹ تھے وہ بالکل لمیٹڈ تھے، یعنی محدود رابطے تھے۔ اور آپ اندازہ کیجیے کہ 27 سال میں 6 مرتبہ اگر کوئی انسان اپنے ملک آ رہا ہے تو اسے اپنے دوست احباب رشتہ داروں کی کیا فکر رہی ہوگی۔ جی ہاں بالکل جو ہے نا پوچھ کر لیں دیجیے، وہ تو فرض ہے پولیس کا انویسٹیگیشن کریں گی، کیونکہ آلریڈی جو ہے نا اس کے تعلقات ختم ہو چکے تھے، فیملی اس کو جو ہے نا کٹ آف کر دی تھی، جی کافی عرصے سے کٹ آف تھا وہ، اور بہت پہلے وہ آ کے گیا، لیکن اب اس کا مطلب جب تعلق ہی نہیں ہے تو خاندان سے پوچھ لیجیے، آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وجہ سے تھے، اس کا بیک گراؤنڈ چیک کر سکتے لوگ جا کے، کہاں پڑھا تھا، کہاں ایجوکیشن ہوا تھا اس کا، کیا ہے، اور کیوں ایسے خیالات اس میں آئے تھے کرے تھے، بس وہی انکوائری ہو سکتی ہے۔ خاندان نے کہا کہ کبھی ہم نے ایسا محسوس بھی نہیں کیا کہ وہ یعنی پرتشدد خیالات کا حامل ہے یا فکر کا حامل ہے، بالکل نارمل انسان کی طرح رہا کرتا ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی صدیق صاحب اور ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک ساجد اکرم کا سوال ہے جس کی عمر 50 سال بتائی گئی ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ BCom کرنے کے بعد 1998 میں وہ آسٹریلیا منتقل ہو گئے تھے، تو بہرحال ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے
ہے कि कम से कम 10 साल से वो वहाँ के गन क्लब के मेंबर भी थे और उनके पास जो हथियार या असला के लाइसेंस होते हैं एक नहीं बल्कि 6 असला के लाइसेंस थे। जी जी, यानी बैकग्राउंड पूरा वही है जो है ना जी। लेकिन इंतहा पसंदी का जो माइंड में आया उसके बारे में तो चेक करना पड़ेगा ना, क्यों जो है ना एक्सट्रीम ख्यालात उस पे आए जिसकी वजह से ये हरकत किया जाना। हाँ, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। बिल्कुल जो है ना। और अब इससे साफ ज़ाहिर है कि फिर ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन को और टाइट बना देगा और वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को बहुत सख्त कर देगा दूसरों के लिए। जी जी जी। जैसा अमेरिका में हुआ है, अमेरिका में तो मालूम है ना छोटे छोटे वाक़े पे जो ट्रंप हमारे किस तरीके से पाबंदी करके बहुत सारे वीज़ों को जो है ना बहुत सारी $1-1 लाख लगा दिए, फ़ाइन लगा दिए, वो कर दिए। तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से इमिग्रेशन बहुत टाइट कर दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में जाना मेरे ख्याल से। जी जी। बहरहाल एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं और बहुत से अहम खबरें हमारे पास है, लेकिन आपको एक बता दें कि एक शख्स आता है और एक खातून ठहरी हुई होती है, उसके बाल खींचता है और उसे गिराकर भाग जाता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि पूरी गारंटी से, पूरी ज़मानत से कह सकता हूँ, पूरे यानी तमानियत के साथ कह सकता हूँ कि आप उसे पागल कहेंगे, जुनूनी कहेंगे और यही कहेंगे कि अरे उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, बिहार में भी एक ऐसा वाक़या पेश आया और एक शख्स ने एक मुस्लिम खातून की जो हिजाब की हुई थी, बुरखा पहनी हुई थी, नक़ाब पोश खातून के करीब पहुंचा और फिर उस शख्स ने उसका नक़ाब खींच डाला। तो आप उस शख्स को क्या कहेंगे? और मैं समझता हूं कि आप उस शख्स को पागल कहेंगे, जुनूनी कहेंगे या और उसको यही कहेंगे कि कहीं निकल गया क्या। हैदराबाद में कहा जाता है इस तरह की हरकतें करने वालों को निकल गया है, यानी उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि कोई वो आम आदमी नहीं बल्कि रियासत का चीफ मिनिस्टर है। मैं बात कर रहा हूँ नीतीश कुमार की, नीतीश बाबू की। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2 बाबुओं की बैसाखी पर आज बीजेपी हुकूमत ठहरी हुई है और लड़खड़ाने से महफूज है। लेकिन नीतीश कुमार के दौर के बारे में आप हालिया अरसे के दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके इशारे किनाए, उनकी मुस्कुराहट, उनके चीखने चिल्लाने, उनके बात करने से महसूस कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वरना कोई एक नॉर्मल शख्स किसी खातून का निकाब नहीं खींच सकता या किसी के, आप देखेंगे कि असेंबली की कार्रवाई चल रही है और वो बेचारे एक रुकन असेंबली जो हैं वो तकरीर कर रहे हैं और नीतीश कुमार उनके हाथों के कड़ा जो होता है, हाथ में कड़ा जो होता है उसे पकड़ कर हिला रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या नीतीश कुमार का ज़हनी तवाज़ुन ठीक है? ये सवालात उस मंजर देखने के बाद ही खूब यानी पैदा हो गए थे। हालिया अरसे के दौरान उन्होंने जिस अंदाज में ख़वातीन की तौहीन की थी, ख़वातीन के बारे में बहुत ही रखे एक रिमार्क किए थे, उस मौके पर भी यही कहा गया था कि ये नीतीश कुमार का दिमाग चल गया है। तो बहरहाल नीतीश कुमार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और हद तो ये है कि अजीब व गरीब यानी देखते देखते वो अजीब व गरीब हालत में आ जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, कभी खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। तो क्या नीतीश कुमार को कुछ हो गया है? ये सवाल हम आप पर से करते हैं और इसका जवाब भी आप ही खुद दीजिए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि एक अच्छा खासा इंसान इस तरह के काम नहीं कर सकता और उन्होंने जिस अंदाज में इस तरह की कार्रवाई की है, इस तरह का काम किया है, खुद बीजेपी वाले भी हैरान रह गए हैं क्योंकि बीजेपी की मुस्लिम जो दुश्मनी है वो मशहूर व मारूफ है, इसे किसी से ढकी छुपी भी नहीं है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि नीतीश कुमार जैसा शख्स अगर किसी खातून का निकाब वो भी ज़बरदस्ती खींचता है तो अब ये तो सबके सामने कर रहा है, तो तन्हाई में क्या क्या नहीं करता होगा, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल राखी सावंत एटम गर्ल है। आप यकीन मानिए कि एटम गर्ल होना बेहतर है एक रियासत का चीफ मिनिस्टर होने से। तो मैं समझता हूँ नीतीश कुमार की हालत देखकर मैं ये कह रहा हूँ। अब नीतीश कुमार के बारे में एटम गर्ल राखी सावंत ने, जिसके अखलाक और किरदार ऐसा लगता है कि बहुत सुधर गए हैं और नीतीश कुमार के बिगड़ गए हैं, हम नहीं कह रहे हैं, सारा हिंदुस्तान कह रहा है। तो बहरहाल राखी सावंत ने कहा, नीतीश जी मैं आपकी पूजा करती हूँ, आपके बहुत चाहती हूँ, आपकी का एहतराम करती हूँ, लेकिन आपको क्या हो गया है? क्या आपका दिमाग ख़राब हो गया है? क्या आपने इस तरह की हरकत की है? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अगर आप तसव्वुर कीजिए आप धोती पहने हुए हैं और मैं आपकी धोती खींच डालूँ तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपकी तौहीन नहीं होगी। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा राखी सावंत ने, अगर मैं आपकी चड्डी उतार दूं तो फिर आपका क्या बाकी रह जाएगा? ये भी राखी सावंत ने कहा। राखी सावंत ने और आगे बढ़ते हुए कहा कि अगर मैं आपके पैजामे का नाड़ा खींच दूं तो आपको क्या गुस्सा नहीं आएगा? तो बहरहाल नाड़ा खींचने की बात है तो मैं समझता हूं कि कोई पागल ही ऐसा काम करेगा। धोती खींचने की बात है तो मैं समझता हूं कि कोई पागल ही इस तरह की हरकत करेगा। अगर चड्डी उतारने की बात है, कोई पागल या दिमाग जिसका या सर फिरा है और जुनूनी है, जिसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है, वो भी इस तरह की हरकत करेगा। तो बहरहाल नीतीश कुमार के बारे में अब शुक्र को शुबात बढ़ गए हैं और ऐसा लगता है कि आंदा 4-5 महीने के बाद वो ओहदे चीफ मिनिस्ट्री पर बरकरार नहीं रहेंगे। आज उन्होंने
इन्होंने एक का निकाब खींचा है, कल किसी का घूंघट खींचेंगे और परसों किसी की साड़ी खींच देंगे। बिल्कुल रियाज साहब, इसलिए तो कहा जा रहा है कि उनको जो है ना रिटायर्ड हो जाना चाहिए था। जी जी, क्यों आए सीएम बन के, क्यों आए जो है ना, एज हो चुकी है उनकी जो है ना। तो इसके अजीबोगरीब जो हरकतें कर रहे हैं उन्होंने जो है ना, कि इससे साफ जाहिर है कि दिमागी तौर उनका बिगड़ गया है। जी जी, यानी क्या बताइए कि आप जाके ख़ास तौर पे बढ़ के जो है ना, आप किसी का नकाब उतार दे रहे हैं, नकाब खींच रहे हैं। बुरी बात, बुरी बात। इतनी शर्म की बात है जो है ना, एक जगह आप सीएम हैं स्टेट के और आप अपने आप को सेकुलर भी कहते हैं, आप जो है ना बहुत बड़े सेकुलर लीडर कहते हैं। क्या क्या सेकुलर है भाई जो है ना, तो एक मामूली जो है ना, उनको नकाब पसंद नहीं आ रहा, नकाब बर्दाश्त नहीं हो रहा है एक लड़की का जो है ना, अंदाज़ा लगाइए। तो ऐसा शख्स कैसा हुकूमत करेगा वहाँ पे, क्या हुकूमत करने के काबिल है? जी जी, रिटायर्ड हो जाना चाहिए उसको, फौरन कर देना चाहिए, फारिग करना चाहिए वो शख्स को। अब अंदाजा कीजिए कि बीजेपी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी तो बदनाम है, लेकिन जब नीतीश कुमार इस तरह की हरकत करते हैं, और ये वाक़या कब पेश आया इसलिए कि रिवायती और देसी तरीके तिब जो है, आयुष जिसे कहा जाता है, आयुष में यूनानी भी है, आयुष में आयुर्वेदिक भी है, और आयुष में आपको बता दूं कि होम्योपैथी भी है। तो ये जो डॉक्टर्स हैं उनको तकर्रुरनामे यानी अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जा रहे थे। तो बहरहाल नुसरत परवीन इस डॉक्टर का नाम है, मुस्लिम डॉक्टर का, और उसके पास ये करीब जाते हैं और नागवारी का इजहार करते हैं, और ये कहते हैं कि आखिर ये क्या है, और ये कहकर वो निकाब खींचते हैं। अगर उस लड़की इनके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर देती तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख में उसका नाम सुनहरी अल्फाज में लिखा जाता। और मुस्कान ने जिस तरह यानी फ़िरका परस्तों का मुकाबला किया था बेंगलुरु की, उसी तरह ये लड़की भी नुसरत परवीन जो है, हो सकता है कि उनको तकर्रुरनामा ना दिया जाता, लेकिन जो अगर नीतीश कुमार के चेहरे पर एक पचखड़ पड़ जाता या थप्पड़ रसीद कर देती वो लड़की, तो नीतीश कुमार की इज्जत कहाँ रहती। बिल्कुल, अपने आप को ये लोग जो है ना, रियाज साहब, ये लोग अपने को बियॉन्ड समझते हैं, लोग जो है ना सोसाइटी के बियॉन्ड है, और हम करें तो हर चीज़ माफ़ है हमारे लिए। इनका ये तस्वुर होता है, इनका कॉन्सेप्ट ये होता है जो है ना, इन्हें हर चीज़ माफ़ है इनके लिए, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। बताइए आप जो है ना, क्या है ये बताइए। मतलब एक भरे इन्हें स्टेज पे, मेन स्टेज में, एक बड़े फंक्शन में ऐसी हरकत कर रहा है जो मामूलियत में भी ऐसी हरकत नहीं करता हूँ। अरे चीफ मिनिस्टर है भाई, चीफ मिनिस्टर है वहाँ का जो है ना, ऐसी हरकत कर रहा है, यानी कितनी शर्म की बात है। वही कोई अगर वाइस वर्सा किसी और के साथ कोई हो जाता तो कितना हंगामा होता बताइए जाना। नहीं, आप देखेंगे बाइंदा 4-5 महीने में मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार को वहाँ से हटा दिया जाएगा। मुझे तो इस तरह के असर दिखाई दे रहे हैं, और जो जेडीयू के जो अरकान पार्लियामेंट है वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, इस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। और सम्राट चौधरी जो है वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज हो जाएंगे, इस तरह के हालात दिखाई देते हैं। और ये मेरी पेशकशी है और मुझे तो यही दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब देखिए कि खातून है, एक बेटी है, मैं समझता हूँ क्या नीतीश कुमार को बेटियाँ नजर नहीं आती, क्या माएँ नजर नहीं आती? अरे मेरे भाई, आप एक चीफ मिनिस्टर है, एक वजीर आला है, और आपकी उम्र देखिए, आपकी हालत देखिए। हाँ जी बिल्कुल, कम से कम एज का तो पास लिहाज करिए, आप क्या उम्र में हैं, क्या हरकतें कर रहे हैं, क्या है उम्र देखिए, आपका पोस्ट देखिए, ओहदा देखिए, बड़ी फ़ख्र से हंसते हुए मुस्कुराते हुए जो है ना वो रिमूव कर रहे हैं जो है ना। और आप देख लेंगे कि ये हालत जो हो गई है, सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होगी पार्टी तो वो बीजेपी होगी। बिल्कुल जाना, क्योंकि वो मौका चाहिए उसको। साइडलाइन करना चाह रहे हैं लोग बीजेपी वाले, ठीक है, अच्छी खासी सीट आला है बीजेपी को, अब उनको जरूरत नहीं है इसकी सपोर्ट की जाना। जी, अपने बलबूते पे हुकूमत बना सकते हो लोग जाना, थोड़े से मेंबर्स को खरीद लिए, और तब बन जाती हुकूमत इनकी जाना। वैसे हॉर्स ट्रेडिंग में तो माहिर है लोग, बहुत रिकॉर्ड है इनका तो। जी। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या पेश आया। आलमी सतह पर भी इसे बहुत ज़्यादा कवरेज दी गई है। लोग हंस रहे हैं कि हिंदुस्तान में जमहूरियत है और क्या है, किस तरह का मस्खरापन हो रहा है, किस तरह के छिछोरापन हो रहा है, और कोई लीडर मुसलमानों को गाली दे रहा है, कोई अदालतें किसी को सज़ाए मौत सुना दे रही हैं और किसी को बिल्कुल माफ़ कर रही हैं, बिल्कुल छोड़ दे रही हैं, नज़रअंदाज कर रही है। ना करदा गुनाह के लिए 5-5 साल से जेलों में लोग बंद है। अजीब व गरीब हालत करके रख दी गई है हिंदुस्तान में, जमहूरियत की, सेकुलरिज्म की, अदलिया की, मुक़न्नना की। अब क्या हो रहा है हिंदुस्तान में समझ नहीं आता। समझ से बाहर है पूरा जो है ना, हर चीज़ हुकूमत के कंट्रोल में है, और कोई भी आप नहीं कह सकते कि कोई भी एजेंसी हुकूमत के कंट्रोल के बाहर, हर चीज़ उनको कंट्रोल कर लिया गया। इवन मुक़र्रर अदालतें, हर चीज़ जो है ना उनके ताबे काम कर रही है। जी क्लियर, हर फैसले से आप देख सकते हैं ना पूरा। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि दिल्ली में आलूदगी किस कदर ज़्यादा है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का अगर कोई आलूदा शहर है तो उसके बारे में कहा जाता है कि 20 बदतरीन आलूदा शहरों में दुनिया के दिल्ली भी शामिल है। और दिल्ली में किसकी हुकूमत है? बीजेपी की हुकूमत है। और दिल्ली में जो अलायन आर्डर का मामला है वो अमित शाह के हाथों में होता है, लेकिन हर महाज पर बीजेपी बुरी तरह नाकाम हो गई है। ये अलग बात है कि कामयाब हो गई है। कैसे कामयाब हो गई है, हरियाणा में उसका क्या हालात थे, वो कैसे कामयाब हो गई,
महाराष्ट्र में अगर हारते हारते वो कैसे जीत गई, ये बहुत इस पर राहुल गांधी ने कई सवालिया निशान पैदा हुए हैं इस पर, और राहुल गांधी ने कई सवालात भी उठाए हैं। तो बहरहाल तेलंगाना के एक कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट है गड्डम वामशी कृष्णा, आपको बता दूं कि उन्होंने दिल्ली में जो आलूदगी है उसको देखते हुए इलेक्ट्रिक बाइक चलाई है, पार्लियामेंट पहुंचे हैं और उससे लोगों को उन्होंने मैसेज दिया है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, आलूदगी उसमें इजाफा हो रहा है। ऐसे में आप भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदें, लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी के जो वज़रा है उनमें से एक वजीर नाम नहीं लेना चाहता, वो तो बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां मार्केट में ला रहे हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह इस्तेसाल किया जा रहा है, मुख्तलिफ बहानों से आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल वामशी कृष्णा ने आवाम को ये मैसेज दिया है कि आप भी इसी तरह की गाड़ियां चलाएं, इसी तरह एहतियात बरतें ताकि दिल्ली को आलूदगी से बचाया जाए। लेकिन सिद्दीक साहब आपको बता दूं कि दिल्ली से ये वामशी कृष्णा जो है वो तो इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर निकल गए हैं, लेकिन जो आप देखेंगे कि बीजेपी हुकूमत जिस अंदाज में और ख़ास तौर पर हमारे नरेंद्र मोदी है वो जिस अंदाज में काम कर रहे हैं उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह ये हुकूमत जंगलात की दुश्मन है। और आपको ये बता दूं कि दिल्ली से शुरू होती है अरावली हिल्स, ये जंगलाती इलाका है, तकरीबन 900 किलोमीटर तक ये इलाका फैला हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में जाके ये इलाका ख़त्म होता है और वहाँ पर क्या बता दूं आपको, मरकजी वजारत माहौलियात ने के एक पैनल ने एक सिफारिश की थी कि वो सिफारिश के बारे में बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने उस सिफारिश को कबूल कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या यानी बचाने के लिए, हिंदुस्तानियों को आलूदगी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट किस कदर संजीदा है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अरावली हिल्स का आप बता दूं कि वो उसे कह सकते हैं नेचुरल शील्ड कहा जाता है, यानी वो लोगों को ना सिर्फ पानी देती है बल्कि ऑक्सीजन जो है सिद्दीक साहब वो भी फराहम करती है। तो NCR का इलाका है, दिल्ली NCR का इलाका है, हिमाचल प्रदेश है और ये मध्य प्रदेश है और गुजरात है, वहाँ तक ये एक जंगल फैला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को एक सिफारिश की गई थी कि आप अरावली हिल्स के जो जंगलात है वहाँ कानकनी की जाती रही है पहले, तो अब जो भी 100 मीटर से ऊपर रहेंगे पहाड़ी इलाके या जंगलात उन्हें छोड़ दिया जाएगा और जो नीचे रहेंगे उन्हें काट दिया जाएगा। तो आपको बता दूं कि 100 मीटर का जो मामला तय किया गया है, मियार तय किया गया है, वो सिर्फ 8% उस तरह के जंगलात हैं, जबकि जो 100 मीटर के नीचे हैं वो 92% है। जी हाँ रियाज साहब, इतना सीवियर जो है ना मसला हो चुका है दिल्ली पोल्यूशन का, इन्हें वर्ल्ड का जो है ना सब में पोल्यूटेड सिटी कहा गया है। आप किसको बोले 800 900 किसको बोले आप जो है ना 100 के बिलो जो है ना इसका रेंज नॉर्मल होता है, आपको मालूम 800 900 तक चले जाना तो ये मतलब है कि लोग मर रहे हैं जो है ना, सांस नहीं ले सक रहे हैं, ज़ईफ लोग, इसके बाद भी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी हुकूमत बराबर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को तो रोकना चाहिए था ना, वो पैनल कुछ भी नहीं है ना, पैनल कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खाली कहती है जो है ना कि क्या करी हुकूमत, क्या कर रही, खाली इल्ज़ाम तराशी करते हैं आप पिछली गवर्नमेंट को, ये पिछली गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, इसका हुआ, ऐसा। लेकिन अब तो आप इख्तियार में बचाइए दिल्ली को, क्या कर रहे हैं आप, खाली एसीओ में बैठ के आप फिर रहे हैं, एसीओ में रहते, एसी कार में फिरते आप, पार्लियामेंट में कर लेते हैं, लेकिन आम पब्लिक जो सफ़र हो रही है किसी को एहसास नहीं रहा सब उसका। और आप अंदाज़ा कीजिए कि जो ऑक्सीजन होती है सिद्दीक साहब, ये अगर हिंदुस्तान में जंगलात की हम बात करते हैं तो अगर सारी ज़मीन में देखिए हिंदुस्तान की 24.62% ज़मीन पर जंगलात वाक़ हैं, यानी 25% जो हिस्सा है वो जंगलात का होता है। और इसी के नतीजे में हिंदुस्तानी जो है वो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो है उन्हें मिल रही है, बिल्कुल मुफ्त में ऑक्सीजन मिल रही है, कुदरत उन्हें फराहम कर रही है, बतौर तोहफा पेश कर रही है, उन पर रहम करते हुए दे रही है। तो आपको बता दूं अगर ऑक्सीजन ना मिले तो सिर्फ 3 से 5 मिनट के अंदर ब्रेन डेड हो जाता है इंसान, यानी इंसान मर जाता है दिमागी तौर पर, उसके बाद उसकी मौत वाक़ हो जाती है। ऑक्सीजन के बारे कुछ है ही ना, ऑक्सीजन के बारे तो जिंदा है ना, सारी दुनिया में सब हर चीज़ जगह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की तरफ से तो जिंदा है, और ऑक्सीजन को आप तबाह करके कार्बन डाइऑक्साइड उसकी जगह ले रही है, तो सांस कैसा लेंगे बताइए आप जाना। और आप बता दीजिए कि हिंदुस्तान में जो ऑक्सीजन की कीमत है, जो मेडिकल और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होती है, वो तकरीबन आपको बता दूं कि 30 लीटर की जो ऑक्सीजन होती है मेडिकल के लिए वो 7,500 रुपये उसकी कीमत होती है, गैस सिलेंडर सॉरी ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत होती है। आपने देखा कि कोरोना के दौरान किस तरह के हालात पैदा हुए, तो अब उसी अंदाज में बताइए कि इन्हें 7,500 में 30 लीटर ऑक्सीजन का सिलेंडर आपको मिल रहा है और फिर सिलेंडर वापस करना पड़ता है आपको ऑक्सीजन इस्तेमाल करने के बाद, जबकि
ہندوستان میں جنگلات کی وجہ سے 8 ارب ٹن آکسیجن پیدا ہوتی ہے، یعنی قدرت کی طرف سے، اور آپ ان جنگلات کو کاٹ رہے ہیں کان کنی کے لیے. آپ وہاں سے کاپر نکالیں گے، وہاں سے آپ زنک نکالیں گے، آپ وہاں سے ماربل نکالیں گے، اور یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ نریندر مودی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے دوستوں کو، جو صنعتکار دوست ہیں، انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. جی بالکل جو ہے نا. اور کتنے مطلب دیکھیے آپ کتنے احمق ہے لوگ یہ جو ہے نا کہ یہ چھوڑ دے کے مسئلے کو اس کے پیچھے پڑے ہوئے جو ہے نا جا کے. ارے پہلے اپنی کیپٹل کا مسئلہ تو حل کریے نا. جی پھر سارے لوگ وہاں پہ ڈپلومیٹس ہیں، ہر کنٹری کے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، پورے یعنی ہندوستان کی پوری ہیڈ آفیسز وہیں پہ، کیپٹل ہے وہاں پہ. وہاں پہ آپ جو ہے نا پولوشن کو آپ کنٹرول نہیں سکیں، وہاں پہ کچھ نہیں کر سکیں. وہ جا کے جو ہے نا اراولی پہاڑوں کا وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے آپ جو ہے نا جا کے. نہیں آپ دیکھیے، اب کس کو عوام کو آپ مار رہے ہیں، عوام ہلاک ہو جائے گی اگر آکسیجن نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا تو کیا کریں گے یہ لوگ؟ بالکل میں نے بہت تکلیف سے مریں گے یار صاحب. کئی پھیپھڑوں کی بیماریاں شروع ہو چکی ہیں، کینسر کے کیسز کتنے پھیپھڑوں کے آ رہے ہیں پولوشن کی طرف سے. دنیا کے کیسز ہے. اراولی ہلز کا جو جنگلاتی علاقہ ہے اسے یعنی سب پھیپھڑے کہا جاتا ہے. جی بالکل جو ہے نا. اور شاداب علاقہ ہے وہ. اور ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ جو دھواں ہے نا ریاض صاحب 70 سگریٹ کے برابر یہ پولوشن کا دھواں. ایک آدمی اگر 70 سگریٹ پیتا ہے اس کے برابر جو ہے نا یہ اسموک ہے، بلکہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہاں کے. اور اچھا اس کی مذہبی اہمیت بھی ہے. 2.5 ارب سال پہلے اس کا وجود عمل میں آیا تھا، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے. ویسے یہاں ہمارے ہندوستان میں اساطیری جو کہانیاں ہیں یا دیومالی جو کہانیاں ہیں وہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ بھی ہو، آکسیجن کا یہ جو ایک ذریعہ ہے سب سے بڑا، اسے آپ تباہ و برباد کر رہے ہیں، اسے کاٹ رہے ہیں، تو پھر کس طرح کی حرکت آپ کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. شرم آنی چاہیے. ہماری جو عوام ہے انتہائی بے خوفی سے کام کرتی ہے. اسے یہ نہیں معلوم کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے. ارے میرے بھائی، آپ کے جنگلات کاٹ رہے ہیں اور آپ کو آکسیجن سے محروم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں اور آپ خاموش ہیں. وہ بھی سینس نہیں ہے نا. مطلب ایک ہے وہ بھی سینس نہیں ہے پبلک کو جو ہے نا کیا ہو رہا ہے، کیا ہے تمہارے ساتھ، یہ تو دیکھو جا کے جو ہے نا. جی عام یعنی پبلک نکل کے احتجاج کری جنتر منتر پر. ریاض صاحب کوئی پرسن حال نہیں ہے. عوام علی کے تم لوگ مزے میں، ہم لوگ سفر ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے تم لوگوں کا حال جو ہے نا. جا کے پبلک اتر کے کافی ہنگامہ کری، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی جانا. بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی طرف ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق بنگال سے ہے. مغربی بنگال میں آپ دیکھیں گے کہ جلدی اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں اور بی جے پی ہر حال میں وہاں پر کامیابی چاہتی ہے اور ممتا بنرجی کی حکومت کو بے دخل کرنا چاہتی ہے، کیونکہ بی جے پی کو اب اگر سب سے زیادہ ڈر ہے تو وہ ممتا بنرجی ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بی جے پی پتہ نہیں عورتوں سے کیوں ڈرتی ہے. پرینکا گاندھی اگر کچھ کہتی ہے یا فلسطین کی تائید میں ایک بیگ لے کر پہنچ جاتی ہے تو بی جے پی چیخنے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے. تو سونیا گاندھی اگر کچھ کہتی ہے تو بی جے پی کے چیخوں کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کا سب کچھ لٹ گیا ہے. تو بہرحال عورتوں سے کیوں ڈرتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ عوام سوال کر رہے ہیں کہ بی جے پی آخر عورتوں سے کیوں ڈرتی ہے. اب مثال کے طور پر مغربی بنگال میں ممتا بنرجی کو بنگال کی شیرنی کہا جاتا ہے، کیونکہ بنگال ٹائیگرز بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں. یہ تو شیرنی ہے. اب شیرنی اندازہ کیجئے کہ جو خواتین اپنے شوہروں پر زیادہ زور چلاتی ہے انہیں بھی شیرنی کہا جاتا ہے. لیکن ممتا بنرجی کی بات الگ ہے. تو بہرحال مغربی بنگال کی جو بنگال کی شیرنی ہے ممتا بنرجی، اسے تنگ کرنے کے لیے ایس آئی آر کا ایک شوشہ چھوڑا گیا اور ممتا بنرجی نے خود کہا کہ امیت شاہ اور مودی یہ چاہتے تھے کہ ایس آئی آر کے بہانے میں ممتا بنرجی کی حکومت کو گرایا جائے اور مغربی بنگال میں صدر راج نافذ کر کے اپنا جو مہرہ ہے اسے بٹھایا جائے. یعنی گورنروں کے بارے میں اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ مرکزی حکومت کے مہرے ہوتے ہیں، لیکن ہم گورنروں کی عزت کرتے ہیں. تو بہرحال ناظرین، بنگال میں سی آئی آر تو شروع بھی ہو گیا، 4 نومبر سے شروع ہوا تھا اور ملک کی 10 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں 4 نومبر سے سی آئی آر کا عمل شروع کیا گیا تھا. اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کا جو مقصد ہے، راہل گاندھی کا یہ کہنا ہے کہ ووٹ چور گدی چھوڑ، اور اس ووٹ چوری میں بی جے پی کی تائید، وہ حمایت اور پوری مدد الیکشن کمیشن کر رہا ہے. راہل گاندھی نے یہ الزام عائد کیا تھا. تو بہرحال مغربی بنگال میں ایس آئی آر شروع ہوا اور آپ کو یہ بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے اب جو ڈرافٹ الیکٹورل رولز ہوتے ہیں وہ شائع کر دیا ہے، جس کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ بہار میں جس طرح 60 لاکھ رائے دہندوں کے نام حذف کیے گئے تھے مختلف بہانوں سے. یہ کہا گیا کہ اتنے لاکھ مر گئے ہیں، اتنے لاکھ کھپ گئے ہیں، اتنے لاکھ دوسرے مقامات کو منتقل ہو گئے ہیں اور اتنے لاکھ جو ہے وہ فرضی ووٹرز ہیں، اور اس طرح کی عجیب و غریب بہانے کرتے ہوئے 60 لاکھ ووٹروں کے نام حذف کر دیے گئے تھے. اب یہ خبر آئی ہے کہ جو ڈرافٹ الیکٹورل رولز ہے اس کے تحت تقریباً 58,20,898 جو ہے رائے دہندوں کے نام حذف کر دیے گئے ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اور بی جے پی یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کرتے ہوئے وہ وہاں پر کامیابی حاصل کرے گی جس طرح اس نے بہار میں کامیابی حاصل کی.
की है। और याद रखिए, अगर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का नेक्सेस हो जाता है या गठजोड़ हो जाता है, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है, हम तो नहीं कहते, अगर राहुल गांधी के मुताबिक ऐसा होता है तो मगरबी बंगाल में बीजेपी कामयाब हो सकती है। सिद्दीक साहब, ये देखिए रियाज साहब, समय पहले के 58 लाख किसको बोले वोट है ना, जी हाँ, इतनी बड़ी तादाद जो है ना। अरे भाई, अच्छा ठीक है, अगर कुछ मर जाते हैं तो फिर एडिशन भी तो होंगे ना रियाज साहब। जी हाँ, वो एडिशन कहाँ एडिशन ठीक है, कोई माइग्रेट हो गया होगा, कोई मर गया होगा, इंतकाल होगा, लेकिन एडिशन तो होगा नहीं। मरना और पैदा होना तो एक फितरी बात है, चलते रहता है, ये चेन है। ये तो दोनों बराबर होना देखा है, तनासुब। आप सिर्फ माइनस में बता रहे हो उसको जाना। हाँ। तो इससे साफ जाहिर है कि नीयत क्या है आपकी जाना। जी जी, पर बीएलओ को फिर अपॉइंट करे, बीजेपी के लोगों को अपॉइंट करे, उनके ऊपर अलग जुल्म है, बेचारे वो सुसाइड कर ले रहे हैं जाना। अब बताइए कि कितने जो है ना परेशान है लोग जाके बंगाल में। बताइए, एक तो बिहार का करे, उसके बाद बंगाल में जाके उसको करे जाना। जी जी, और वो चैलेंज करे ममता बनर्जी कि आके करा लो तुम, देखो फिर कि वोट किसको मिलते हैं जाना। तो नया हरबा ले लेके वोटिंग के जरिए से जो है ना ये तमाशा करें लोग जाना, नीचे गिराने के लिए। जी, ये बात भी हो सकती है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक तृणमूल कांग्रेस का सवाल है, टीएमसी के मुताबिक एसआईआर के खौफ के नतीजे में कम अज़ कम रियासत में 40 आम शहरी बशमुल 4 जो है BLOs के हलाक हो गए हैं या फौत हो गए हैं, और इसमें कुछ ने खुदकुशी भी की है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि लोगों अगर मेरी आप शहरियत छीन लेंगे तो फिर मेरा क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि मगरबी बंगाल के रहने वाले एक जोड़े को उनके बच्चों के साथ बांग्लादेश भेज दिया गया था कि ये बांग्लादेशी है, और दिल्ली पुलिस को तो शर्म नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस बुलाया, खातून को वापस बुलाया, उनके बच्चों को वापस बुलाया, लेकिन उस खातून के शौहर आज भी बांग्लादेश में है। जी, तो कितनी शर्म की बात है। आप जिस अंदाज में खानदानों को तकसीम कर रहे हैं, खानदानों को बिछड़ा रहे हैं, अगर तुम्हारी बीवियों को ले जाकर अगर बांग्लादेश में फेंक दिया जाए, तुम्हारे बच्चों को अगर बांग्लादेश में फेंक दिया जाए तो तुम्हारा क्या हाल होगा, ये सोचना पहले चाहिए था। जी बिल्कुल नहीं सोचते ना लोग रियाज साहब, इनको तो एहसास है ही नहीं वो चीज़ का, किसका भी जाना। अरे इंसानियत भी कोई चीज़ होती ना भाई, नहीं है, बिल्कुल इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है इनमें। बस खाली ये है कि बस पीछे पड़ो, अक़लियतों के पीछे पड़ो, मजहबी अक़लियतों के पीछे पड़ो, मुसलमानों के पीछे पड़ो। अरे इंसानियत के पीछे पड़ मेरे भाई, इंसानियत तब कहीं जाकर तेरा भी भला होगा, मुल्क का भी भला होगा। बिल्कुल जाना नहीं है ना, वो चीज़ है ना, कॉन्सेप्ट है ही नहीं रियाज साहब उनके पास ये चीज़ सोचने का। बस जी जी जी, पब्लिक को डाइवर्ट करो, उनको जो है ना तवज्जो उनकी हटा के जो है ना अपना लो सीधे करो जाना। जी जी जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक SIR का सवाल है मगरबी बंगाल में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, मगरबी बंगाल में अगर वोटरों की तादाद देखा जाए, अगर इन 58,20,898 जो नामों को हज़फ किया गया है, उसके बाद अगर वोटरों की तादाद देखा जाए तो 7,66,37,529 वोटर बनते हैं फिल वक्त हैं। अब आने वाले दिनों में उसमें और क्या होता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और वैसे भी जो साजिशें रची जाती है आला सतह पर, अगर वो साजिशें कामयाब होती है तो फिर ममता बनर्जी का नुकसान और बीजेपी का फ़ायदा होने वाला है। वैसे भी इलेक्शन कमीशन के एक सीनियर अहदेदार ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जिन लोगों के नाम हज़फ किए गए हैं, जिनको एतराज़ात हैं, वो अपनी दरख्वास्तों दे सकते हैं, और उन दरख्वास्तों की समाअत आइंदा हफ्ते में या उसके बाद के हफ्ते में शुरू होगी, बल्कि उन्होंने ये बात कही है। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के जो मसवदा इलेक्टोरल यानी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स शाये हुए हैं, और उसमें आपको बता दें कि ऐसे लोगों जो यानी फौत हो गए हैं उनकी तादाद 24,16,852 बताई गई है। आप ये गौर करते जाइए कि किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। मरने वालों की तादाद 24,16,852 बताई गई है, जबकि दूसरे मुकामात जो मुंतकिल हुए हैं वोटर्स यानी शिफ्टेड वोटर्स हैं, उनकी तादाद 19,88,076 बताई गई है। इसके अलावा लापता जो हैं उनकी तादाद 12,20,038 बताई गई है, जबकि डुप्लीकेट वोटर्स जो हैं, फर्जी वोटर्स जिसके बारे में कहा गया है, 1,38,000 उनकी तादाद बताई गई है। और जो घोस्ट वोटर्स है यानी आप देखेंगे कि वो जिनका कोई अता पता नहीं होता, उनकी तादाद 1,83,328 बताई गई है। और दिगर वजूहात के बायस जिन वोटरों के नाम हज़फ किए गए हैं उनकी तादाद 57,000 है। सिद्दीक साहब जी, सिर्फ झूठ पर मबनी है रियाज साहब, ये डेटा जो है ना बिल्कुल सब सही नहीं है, बिल्कुल कोई फेयरनेस नहीं है इसके अंदर। मैं इस TMC को जो है ना ममता बनर्जी को गिराना, मुँह की खाना, ऐसा ये लोग चाह रहे हैं। इस सेट के कोई इनका मकसद नहीं है वहाँ पे जाना। जी जी, बिल्कुल ऑब्वियसली जाना।
बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। आपने देखा कि तेलंगाना में जो सरपंच के इंतखाबात हुए हैं उसमें अब तक जो है 39 यानी 39 मुस्लिम सरपंच भी मुंतखब हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप देखेंगे कि जो मुकाबला था कांग्रेस BRS के दरमियान नहीं रहा। बीजेपी तो मैं समझता हूँ कि तीसरे पोजीशन पर तो भी नहीं आई, बल्कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो तीसरे पोजीशन पर है और बीजेपी चौथे पोजीशन पर चली गई है। और ज़मीन और आसमान का फ़र्क दिखता है, यानी कांग्रेस और BRS के सामने बीजेपी के कामयाब उम्मीदवारों का। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि चलिए मुसलमानों को उनका हक़ मिल रहा है। और वैसे भी तेलंगाना में आप देखेंगे कि फ़िरका परस्ती नहीं है। उसको अगर बहैसियत मजमूई अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कहाँ पर जनूबी हिंद में तो जहालत या फिर फ़िरका परस्ती, तंग नज़री बहुत कम दिखाई देगी। नहीं है, बिल्कुल जो है ना, यहाँ पे अवेयरनेस है। जी। और यहाँ पे इसकी वजह है कि मेन ये कि कांग्रेस है यहाँ पे जाना। अगर बीजेपी आती है तो इसको भी वैसी जहन्नम बना देगी, ये एरियो को भी ये जाना। तो ये पाक साफ है, एजुकेटेड लोग हैं, समझदार लोग हैं और बीजेपी को निकाल के फेंकने में इनका अहम रोल है। जी, वैसे भी नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए तौसीक़ कर दी गई है और इस सिलसिले में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर की गई है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि करारदाद की तायद में 164 और मुखालिफत में 8 ममालिक ने वोट दिए हैं, जबकि 9 ममालिक गैर हाजिर रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीनियों के लिए ख़ास तौर पर ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और वैसे भी अगर ऑस्ट्रेलिया के आप दहशतगर्दाना वाक़या का देखते हैं, ये दहशतगर्दाना वाक़या नहीं है, अगर है भी तो उसमें ये कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया फ़लस्तीनियों की तायद के लिए उठ खड़ा हो गया था और मोसाद और इसराइली हुकूमत परेशान हो गई थी और वहाँ ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत को सबक सिखाने के लिए और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये इस तरह का वाक़या किया गया होगा। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ये पॉसिबल है। इसके लिंक्स हैं, कहीं ना कहीं जाके इसके लिंक्स मिलते हैं और अब आगे इंक्वायरी किया तो पता चल जाएगा ऐसा वहाँ पे ये हुए हैं। और देखिए अब और मजीद क्या आती है इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट अप जो है ना पता चल जाएगा। और एक देखेंगे कि जो हमास के रहनुमा है ओसामा हमदान, उनका एक बयान मंजर यहाँ पर आया है जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल के खिलाफ जो मुज़ाहिमत है तमाम फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश है, ये ऐन ख्वाहिश के मुताबिक हम मुज़ाहिमत कर रहे हैं। और अंदाज़ा कीजिए अगर आप मेरे घर में आकर बैठ जाएंगे, जुल्म करेंगे, मेरे अरकान ख़ानदान को कत्ल करेंगे तो क्या मैं खामोश रहूँगा? बिल्कुल नहीं खामोश रहेंगे। तो उन्होंने फ़लस्तीनी जो कर रहे हैं वो भी उसी का एक हिस्सा है। आप उनके घर में जा रहे हैं, उनके घर में उनके ज़मीन पर कब्जा आपने किया है और वहाँ पर आप देखिए जो ताज़ा खबर आई है, मकबूजा जो फ़लस्तीन है मगरबी किनारा, वहाँ पर आप देखेंगे कि नेतन्याहू की हुकूमत ने 19 नई यहूदी बस्तियों की मंजूरी दी है। तो ये शर्म आनी चाहिए। क्या ट्रम्प नहीं देख रहे हैं, दुनिया नहीं देख रही है? दिन दहाड़े कब्जे होते रियाज साहब, कोई बोलने वाला नहीं, इनको ना UNO बोलने वाला है, कुछ नहीं, वजह है ना सिर्फ बस्तियाँ बसाते आ रहा, सिर्फ कॉलोनीज बताते आ रहा। अरे बस्तियाँ उजाड़ के तुम बस्तियाँ बचा रहे हो, बचा रहे हैं, ये इनका मामूल है, कोई रोकने वाला नहीं है, ना ये लोग किसी की सुनने वाले हैं, बस खत्म, मनमानी करो जैसा चाहे रियाज साहब। जी, इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। फिर आप हमास को जिम्मेदार करार देते हैं कि वो दहशतगर्दाना कार्रवाई कर रही है। हमास दहशतगर्दाना कार्रवाई कर रही है तो इसराइल क्या कर रहा है? क्या इसराइल जो बच्चों को कत्ल कर रहा है क्या वो दहशतगर्दी नहीं है? आप अंदाजा कीजिए, जंगबंदी के बाद तकरीबन 600 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल कोई मामूली बात है, ये दहशतगर्दी नहीं है। हालांकि अमेरिका की निगरानी में, कतर की निगरानी में, तुर्की की निगरानी में, इस तरह और मिस्र की निगरानी में ये जंगबंदी हुई और शर्म आनी चाहिए कि वहाँ 600 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया है जंगबंदी के बाद। इसराइल ये कत्ल करता है, क्या इसराइल को कोई रोकने वाला नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस जो दिल में आया कर सकता है उसको कोई रोकने, कोई फोरम उसको रोकने वाली नहीं है। जो चाहे मनमानी कर सकता है, उसको तो कुछ भी नहीं, ना अमेरिका ना UNO, कोई किसी के बस की बात नहीं है उसको रोकना जाना पूरा। जी। वैसे भी इस तरह अगर होता रहा तो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी बात है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक नस्ल परस्ती का सवाल है, इंसान को नस्ल परस्त नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप अपने मज़हब से करीब होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे मज़हब वालों को गालियाँ दें, दूसरे मज़हब वालों पर जुल्म करें और उनके हुकूक मार खाएँ। देखिए, अच्छा इंसान वही होता है जो कट्टर मजहबी होता है और मज़हब किसी को दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता, झूठ की तालीम नहीं देता, दरोगोई की तालीम नहीं देता और आप देखेंगे कि अपने आप को साफ सुथरा रखने की तालीम मज़हब देता है। जी हाँ, मज़हब से मिलती है आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, ये मैसेज पूरे मज़हब से मिलते हैं जाना। तो फिर आप मज़हब को कैसा बदनाम करते हैं बताइए आप जाना। अब देखिए, अब आप देखिए कि एक अलग कलर का लिबास पहनते हैं और फिर मुसलमानों को खतर करने की बात करते हैं हमारे यहाँ के कम्युनल फोर्सेस, कम्युनल डॉग्स। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, वही नजरिया उनका वही है, बस जो है ना, खाली नजरियात पूरे वही है, अक़लियतों के खिलाफ है, इनके मुसलमानों के खिलाफ है रियासा भी लोग जो है। और ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए कि यहाँ का गोदी मीडिया है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया अगर गोदी मीडिया का होता जैसा होता तो आज अजीब गरीब ऑस्ट्रेलिया में हालात होते। बिल्कुल, इवन हैदराबादियों को सताना शुरू करते लोग, इंडियंस को सताना शुरू करते। बिल्कुल।
ارے میرے بھائی کسی تشدد کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا اور نہ کسی پرتشدد کارروائی کو آپ مذہب سے جوڑ سکتے ہیں. جی بالکل جانا، بالکل یہ تو ہونا چاہیے ریاست، بالکل کریکٹ ہے جانا. جی اس طرح کی حرکتیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بری بات ہے. لیکن ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک خبر مغربی بنگال سے آ رہی ہے، اور مغربی بنگال میں میسی کے دورے کے موقع پر جس طرح کی بے چینی پیدا کی گئی، جس طرح کی توڑ پھوڑ ہوئی، جس طرح کی بد نظمی پیدا ہوئی، حیدرآباد میں ان کا مثالی استقبال کیا گیا اور حیدرآباد کا دورہ کامیاب رہا. اور 3 روزہ جو دورہ تھا اس میں سب سے بہترین دورہ اگر کوئی رہا تو میسی کا وہ حیدرآباد کا رہا. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ان کے ساتھ ایک فٹ بال میچ بھی کھیلا. لیکن آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کولکتہ میں جو بد نظمی ہوئی اس کے بعد ممتا بنرجی نے معذرت خواہی بھی کی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی تسلیم کرتا ہے تو وہ اچھا انسان ہوتا ہے، اور اگر کوئی معاف کرتا ہے تو اس سے زیادہ اچھا انسان ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سلسلے میں اپنے غیر معمولی یعنی آپ اخلاقی جو مورل ویلیوز جو ہوتے ہیں اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے مغربی بنگال کے وزیر اسپورٹس نے استعفیٰ دے دیا ہے. یہ بڑی بات ہے ریاست. یہاں پہ یہ امت شاہ کے لیے بھی سبق ہے. بالکل سبق ہے. اتنے پیسفل طریقے سے جو ہے نا یہاں پہ ہوا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. مثال ہے یہ جو ہے نا وہاں پہ جو ہوا ہے، ہنگامہ ہوا ہے یہاں پہ، کیونکہ یہاں کے عوام بالکل پیسفل ہے، امن پسند ہے. یہاں پہ ڈسپلن ہے ریاست، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ چیز ہوئی ہے یہاں پہ جو ہے نا کمپلیٹلی. تو بہت اچھی بات ہے یہ جو ہے نا یہاں پہ آرگنائز، بالکل بہترین آرگنائزیشن، جو مل کے تعاون رہا سب کا، پولیس کا، عوام کا، پبلک کا، اس لیے بہت سکسیسفل رہا بنسبت ادر اسٹیٹس کے. صدیق صاحب آپ تو ایک ماہر تعلیم ہیں، میں ایک سوال کروں گا. وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے شہر حیدرآباد کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے کہ آئے دن قتل کے متعدد واقعات پیش آ رہے ہیں. یعنی کنٹینیو کہیں ٹولی چوکی میں تو کبھی پرانے شہر میں، کبھی ادھر کبھی ادھر. یعنی آپ دیکھیں گے کہ نئے شہر میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. اب تو گولیاں بھی چلنے لگی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جو تعلیمی ادارے ہیں، خاص طور پر جو خانگی تعلیمی ادارے ہیں، وہ ان کی جو فیڈریشن ہوتی ہے، کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ بچوں کے ساتھ ایک ریلی نکالیں پرانے شہر میں اور یہ بتائیں کہ قتل، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، اور اگر ایک قتل جو ہوتا ہے اس سے سارا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ایک قتل ہوتا ہے تو ایک ماں کی گود جو اجڑ جاتی ہے، اور بیوی کا جو ہے، بیوی جو خاتون بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں. تو یہ قتل کے اثرات ہوتے ہیں، یہ نہیں سمجھا سکتے؟ بالکل ریاض صاحب دیکھیے، صبح پہلے یہ لوگ جو ہے نا تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو ہے نا پیسے کی دوڑ میں بھاگے نکلے چلے آ رہے ہیں، اور اخلاقی اقدار کا انحطاط ہو چکا ہے. یہاں پہ اقدار کی، اخلاق کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی ہے. صرف کمرشل بیسس پہ جو ہے نا ادارے چلائے جاتے ہیں، جبکہ بچوں کو کوئی وہاں پہ انہیں جو ہوتی ویلیوز ہوتے ہیں، جو مورل ہے، اخلاق ہیں، کوئی تعلیم نہیں دی جاتی بچوں کو جو ہے نا. ساتھ ساتھ اگر علم کے ساتھ ساتھ اگر یہ تعلیم دی جائے تو بہت سارا سدھار آ سکتا ہے ریاض صاحب اس کے. بالکل یہ چیز ہے. جی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو سجیشن ہے، آپ کا جو مشورہ ہے، آپ کی جو تجویز ہے، وہ خاص طور پر جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، خاندان والے ہوتے ہیں، وہ اگر فالو کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھی بات ہوگی. اور اسی اچھی بات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.